हेलो एवरीवन, एग्जाम वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हम एडुटेरिया के सेट 2 का 50 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। जो है राइबोसोम की अनुपस्थिति में यह कार्य संपादित नहीं होगा। राइबोसोम किस में पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है राइबोसोम, और इसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। और इसकी अनुपस्थिति में जो है प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। अगला प्रश्न है, ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने हो रहते हैं उन रोगों को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिरकालिक रोग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरित लवक। हरित लवक में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों जो है खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। खाद्य पदार्थों का परिवहन किससे होता है? फ्लोएम से। और अगर जल की बात करें तो वो किससे होता है? तो जल का परिवहन जाइलम से होता है। किससे होता है? जाइलम से होता है जल का परिवहन। अगला प्रश्न है, पादप अपशिष्ट संचित होते हैं। जो पादप के अपशिष्ट होते हैं वो कहाँ संचित होते हैं? तो पत्तियों में, छालों में, कोशिका रक्तिकाओं में या संचित होते हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये किस रूप में जो अपशिष्ट होते हैं किस रूप में होते हैं? बेसिकली गोंद, लैक्टेस और रेजिन के रूप में होते हैं इनके पादप के अपशिष्ट पदार्थ। अगला प्रश्न है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन्स। दोनों जो बीज रहित पौधे होते हैं उनके उत्पादन में क्या सहायक होते हैं? ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत तक। ध्यान रखिए, अगर पूछा जाता है तो न्यूनतम होता तो कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ अधिकतम पूछा तो अधिकतम कितना हो जाएगा? तो अनंत। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनित्र। जनित्र जो है विद्युत धारा उत्पन्न करने की यंत्र है। और विद्युत धारा किससे नापा जाता है? तो एमीटर से नापा जाता है। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग। जो है विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। यानी किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहा जाता है। और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड जो है वेग का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के क्या होता है? तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए दो कण हैं, जैसे m1 m2 दो कण हैं, इनके बीच में जो है फोर्स लगेगा। ठीक है, तो F बराबर क्या होता है? F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जो r है ये क्या होता है? यह दूरी है, तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लवण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaCl जो है, यानी लवण का उदाहरण है। NaCl का पूरा नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब देखिए इस पे प्लस चार्ज होता है। प्लस चार्ज कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं उसमें क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। इस पे कितना है? +2 चार्ज है। ठीक है, और मैग्नीशियम का जो है ये परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 12 होता है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
और इलेक्ट्रॉन में से हम अब 2 इलेक्ट्रॉन घट गए हैं, तो 12 माइनस 2 है 2, कितना हो जाएगा 10। 10 जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी, यानी इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। जो द्विबंध वाले होते हैं उसमें कितने होते हैं? 2 इसके होते हैं, 2 इसके, तो कितने हो गए? तो 4। अगला प्रश्न है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सभी, यानी ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो दैनिक जीवन में हम किसका उपयोग करते हैं? तो H2O का, यानी जल का उपयोग। अगला प्रश्न है, एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CHO। किसमें? एल्डिहाइड में क्या होता है? CHO। इसका जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल बॉन्ड C और H, ये जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय होते हैं, यानी इसे जो है अदालतों में नहीं ले जाया जा सकता। यानी जैसे मूल अधिकार है तो हम अदालत में जाते हैं, तो अदालत में जाकर वो लागू करवा सकते हैं, लेकिन मूल नीति निर्देशक तत्व को नहीं लागू करवा सकते। यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। ये नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। किससे? आयरलैंड से लिया गया है। और संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में। अनुच्छेद क्या है? तो 36 से 51 जो है इसका अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70वां जो संविधान संशोधन था उसके माध्यम से जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है उसमें दिल्ली तथा पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया था। 70वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। ठीक है। और हम बात करें अगर जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है उसमें शामिल कौन कौन होता है, तो जो लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिए निर्वाचित सदस्य, और कौन शामिल होता है? और विधानसभा के निर्वाचित सभी राज्यों को जो विधानसभा होते हैं उनके निर्वाचित सदस्य, और कौन शामिल होता है? तो दिल्ली और पांडुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य हैं उसमें से शामिल होते हैं। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक उत्तरदायित्व। यानी जो मंत्रिमंडल होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कैबिनेट सचिव होता है, यानी मंत्रिमंडल सचिव जो होता है वो केंद्र सरकार का उच्चतम अधिकारी होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून और स्वास्थ्य जो है यह जो है स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, बल्कि यह राज्य सरकार का मामला है। स्थानीय सरकार में क्या आता है? जैसे गांव इत्यादि आते हैं, ये जो गांव स्तर, राज्य से नीचे जो स्तर होता है वो स्थानीय सरकार में आता है। अगला प्रश्न है, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में है? तो तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञा का जो है वर्णित है। और वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। अगर पूछा जाए मूल संविधान में कितनी थी, तो 8 जो है मूल संविधान में थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 49 में, यानी यह नीति निर्देशक में तत्व में उल्लेख है इसका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 335 में राष्ट्रीय
जो ये अनुसूचित जातियां हैं और जनजातियां हैं उनके उनके लिए जो है आरक्षण का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। जो आर्थिक नियोजन नियोजन है ये किसका जो है अभिलक्षण है, तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का। आर्थिक नियोजन होता क्या है, तो जैसे राष्ट्र की जो राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों का जो प्रयोग है उसे आर्थिक नियोजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वस्तुओं का परिवहन, यानी जो तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सर्विस सेक्टर। तो इसमें कौन सा आता है, जैसे वस्तुओं का परिवहन। इसमें और क्या कहता है, बैंकिंग वगैरह जो आते हैं वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। कपड़ा उद्योग किस क्षेत्र में आता है, ये किस में आता है, तो द्वितीय क्षेत्र में आता है। चीनी उद्योग ये भी विनिर्माण यानी द्वितीय क्षेत्र में आता है। डेयरी, ध्यान रखिए कृषि से संबंधित जो भी होंगे वो किस में आते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16.2%। आप इसको ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है में शामिल हैं। जो कि केंद्र बजट आया था उसमें जो है 7 प्राथमिकताओं को जो है प्राथमिकता दी गई थी। उसे क्या कहा गया था, सप्तऋषि कहा गया था। तो उसमें कौन कौन से आ रहे हैं, तो सक्षमता को सामने लाना ये भी सही है, हरित विकास ये भी सही है, वित्तीय क्षेत्र ये भी सही है। तो यानी इसमें क्या होगा, इनमें से सभी। वो 7 कौन कौन से हैं मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। पहला था समावेशी विकास, दूसरा है वंचितों को वरीयता, तीसरा है बुनियादी ढांचे और निवेश, चौथा है क्षमता विस्तार, और पांचवा है हरित विकास, छठा है युवा शक्ति, और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। और ये 7 प्राथमिकताएं हैं जिन्हें सप्तऋषि कहा गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियां जो है यह भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुराना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामेश्वरम द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। और ये कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। गंगा की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। अगर यहाँ पूछा जाता भारत से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र हो जाती। लेकिन यहाँ पूछा है भारत की सबसे लंबी नदी, तो गंगा हो जाएगा भारत की सबसे लंबी नदी। अगर पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, रेगुर किसका नाम है। तो जो रेगुर मिट्टी है वो किसका नाम है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। इसे कपासी मिट्टी कहा जाता है क्योंकि ये कपास के लिए उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है, तो नक्षत्र कहलाता है। ताराओं का जो तारा होते हैं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, नक्षत्र। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मई को क्या मनाया जाता है, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। अगला प्रश्न है, यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर क्या होगा। आपको पता होगा कि जो 1 डिग्री है उसमें 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट। यानी 1 डिग्री जो अंतर होता है वो कितना होता है, 4 मिनट होता है। तो यहाँ 90 डिग्री दिया है, तो 90 डिग्री में कितना हो जाएगा, तो 90 गुणे 4 यानी 360 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम घंटे में परिवर्तित कर लेते हैं, तो 60 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 घंटे। ठीक है, कितना हो गया, 6 घंटे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 घंटे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंगुला की धारा जो है ये हिंद महासागर की धारा नहीं है। ये किसकी धारा है,
तो ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो ग्रेट लेक्स में कितनी झीलें आती हैं? तो 5 झीलें आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो। कितनी आती हैं? 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी नहीं आती हैं? तो ए, बियर जो है इसमें नहीं आती है। जो सुपीरियर झील है ये विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ध्यान रखिए, अगर पूछा जाए ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है तो सुपीरियर झील, अगर पूछा जाए सबसे बड़ी झील कौन सी है तो कैस्पियन सागर झील होगी। ठीक है, कैस्पियन सागर झील जो है सबसे बड़ी झील है, लेकिन ये खारे पानी की झील है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवहन तंत्र निर्वहन जो है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योटो प्रोटोकॉल। ये कहाँ, क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? जापान में। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1992 में या हुआ था। और कार्बन क्रेडिट क्या है? जैसे इसका मतलब है कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाले देश को जो है कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और ओजोन परत जो होता है ये किस परत में पाई जाती है? तो किस मंडल में? तो समताप मंडल में या पाई जाती है। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक एवं शोध संस्थानों को, ये भी सही है। वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को सही है। वन्य संरक्षकों को, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जैविक उद्यान है ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में या स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी माई पिक्चर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो ये किसकी रचना है? माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। और ये किस पे है? पंचायती राज व्यवस्था पे। किसकी बुक है ये? तो महात्मा गांधी की पुस्तक है ये। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल कितनी संख्या है? जो बिहार की विधानसभा है उसमें कुल कितने सीट हैं? तो 243 सीट है। आपको पता होगा कि बिहार जो है वो द्विसदनात्मक विधायिका है, तो यानी यहाँ पे विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? आप 75। आप इसको ध्यान रखिए क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और राज्यसभा की सीट की बात करें तो बिहार में कितनी है? 16। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 40 जो है यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन नीति, भी है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 1986 में, ये भी सही है। औद्योगिक नीति, ये भी सही है। शिक्षा नीति, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त चारों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र यानी मानव द्वारा कौन बनाया गया था? धान का खेत जो है ये मानव द्वारा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन का नारा है ये, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता। चिपको आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी की द्वारा यह शुरुआत किया गया था। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। आप इसको ध्यान रखिए। इसका जो प्रतिपादक प्रेरणा कौन है? तो चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी है। और इसके जो नेतृत्व करता है तो सुंदरलाल बहुगुणा है। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।